जय हिंद प्रिय छात्रों। आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में भारत के संपूर्ण संसदीय शासन तंत्र का धुरी हुआ करता है। प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करते समय हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले इसकी चर्चा कहीं न कहीं राष्ट्रपति से लगातार होती है। राष्ट्रपति महोदय की चर्चा जब हमने की थी तो आपको बताया था कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख हुआ है कि राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और उसी 53(1) में कह दिया गया है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अगर कहा जाए तो अधीनस्थ अधिकारी हैं कौन? मंत्री, मंत्रियों के सहयोग से करता है। ये 53(1) में आया है। ठीक, अब इसी को विस्तार दिया गया है 74 में। जब हम लोग संसद की कार्यप्रणाली और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं राष्ट्रपति के चैप्टर के बाद, तो वहां आता है 74(1) 74(1). वहां कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। सलाह एवं सहयोग की बात हो रही है, राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए और राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। ठीक, और यही फिर आता है अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद का प्रमुख या मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रधानमंत्री के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री हो गया, और 75 से जस्ट पहले 74(1) में कहा गया राष्ट्रपति महोदय को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो फिर अभी मंत्रिपरिषद के बारे में बता देते हैं। ये मंत्रिपरिषद है क्या, और इस मंत्रिपरिषद में आखिर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसको भी हम लोग जान लेंगे। पहले जिन महोदय को हमें आज आपके चैप्टर के रूप में पढ़ाना है उनके बारे में जान लिया जाए। तो अभी आपको हमने चर्चा परिचर्चा के रूप में बताया कि प्रधानमंत्री महोदय के उल्लेख अनुच्छेद 75 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति महोदय के सलाह सहयोग देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी उसके मुखिया, उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा कहा गया। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में फिर चर्चा करते समय आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ही, राष्ट्रपति के कृत्यों को और सहयोग को सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी, इनका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) यहां देखिए कहा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा के दौरान शायद आपको यह नहीं बताया कि ये नियुक्ति, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाए? अपॉइंटमेंट। प्रिय छात्रों, इस अपॉइंटमेंट से संबंधित सिनोनिम्स के रूप में 3-4 शब्दों का उपयोग होता है। इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूजेज एंड अपॉइंटमेंट, इतनी चीजें होती हैं। देखिए, इलेक्ट का मतलब होता है निर्वाचित, जहां कई लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं कि मैं आपका नेतृत्व करूंगा या मैं फला कार्य के लिए उपयुक्त हूं, और एक बड़ा जन समुदाय उसमें से किसी एक के पक्ष में अपना मत देता है, और जिसके पक्ष में अधिक मत पड़ते हैं वह निर्वाचित कहा जाता है। यानी निर्वाचित होने के लिए बड़े जन समुदाय के मत की आवश्यकता होती है, उसको निर्वाचन कहा जाएगा। यानी वो हो गया इलेक्टेड, निर्वाचन। एक होता है सेलेक्टेड। सेलेक्ट का मतलब तमाम प्रतियोगी छात्र या तमाम लोग आपस में प्रतियोगिता करते हैं, और प्रतियोगिता के बाद जो कुछ लोग उसमें से अव्वल निकलते हैं, उसमें सफल होते हैं, वे होते हैं सेलेक्ट, और बहुत से लोग सेलेक्ट नहीं भी होते। ये होता है सेलेक्टेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड। इसी तरह से होता है चूज। एक शब्द आता है चूज। जब मैं आपको लोकसभा अध्यक्ष वगैरह के बारे में बताऊंगा तो वहां बताऊंगा चूज। चूज मतलब एक छोटा सा समुदाय बैठा हुआ, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों का समुदाय है, और उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है। एक व्यक्ति को, वो है चूज। उनमें से किसी एक को 50 तो गोली दे दी गई कंचा, उसमें से आपने एक को निकाल लिया, उसको आपने चूज कर लिया। ठीक,
ये हुआ इलेक्टेड, सिलेक्टेड और चूज। एक होता है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपको कोई किसी विशेष कार्य के करने के लिए नियुक्त करे कि आप इसके लिए उपयुक्त हैं, आप ऐसा कीजिए, इसको बोल जाता है नियुक्ति। जैसे आप सर्विस पा जाते हैं तो सर्विस पा गए, आप सिलेक्ट तो हो गए, है ना, इलेक्ट नहीं हुए, सिलेक्ट हुए, इसके लिए आपने बाकायदे प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह दी, तो सिलेक्ट तो हो गए। आप सिलेक्ट होने के बाद भी अभी एक प्रक्रिया होती है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अभी आप जब सिलेक्ट होकर जाते हैं तो अधिकारी के ये विशेष अधिकार है कि वह आपको नियुक्त करे उस पद पर, आपको उस पद का दायित्व दे। अभी तो आप केवल सिलेक्ट होकर आए कि हाँ सर हम इस पद के दायित्व योग्य हैं, अभी आपने केवल इतना ही साबित किया ये जो है सिलेक्ट होकर के, लेकिन अब उसके बाद वह अधिकारी जिसके आप मातहत हैं वह आपको उसका उत्तरदायित्व दे रहा है कि नहीं। तो जब वह आपको उत्तरदायित्व देगा तो आप हुए अपॉइंटेड। तो यहां कहा गया 75(1) में प्रधानमंत्री महोदय की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते, ठीक, तथा इस प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। 75(1) ये ध्यान देने योग्य है। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है ना, इलेक्ट होकर ये सारे लोग आए और इलेक्ट होकर के आए, अब उनका अपॉइंटमेंट करना है। तो इलेक्ट होकर आए और उसके बाद अपॉइंटमेंट कब होगा, इलेक्ट होने के बाद राष्ट्रपति महोदय बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, सबको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता जी, नहीं। बहुत से लोग इलेक्ट होकर के आते हैं संसद में, लेकिन जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है, जिसके अधिक सांसद जीत कर आए, उस दल का जो सर्वमान्य नेता होता है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो देखिए यहां मैंने ये तो कह दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शर्त एक है, बहुमत दल का नेता होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति महोदय उसकी नियुक्ति करेंगे, ठीक। नियुक्ति की यहां ऐसी प्रक्रिया है। एक चीज और होती है, यहां तो राष्ट्रपति बाध्य है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को नियुक्त करेंगे। कभी कभी राष्ट्रपति को स्वविवेक से काम करने का भी अवसर मिल जाता है, जैसे किसी दल को स्पष्ट मेजोरिटी ही नहीं मिली, स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो स्वविवेक से काम करे कि किसे वो प्रधानमंत्री बनाएगा। कभी कभी राष्ट्रपति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको काम चलाऊ सरकार बनाना पड़ता है ना, देश के लिए काम चलाऊ सरकार बनाना पड़ता है। लोकसभा भंग हो गई है, कोई वो हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन अभी निर्वाचन होने में कुछ विलंब है, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी को काम चलाऊ कार्यकारी सरकार के रूप में नियुक्त कर देता है, वहां भी वो स्वविवेक से काम करता है। तो ये आपके सामने, यही मैं आपको बता रहा हूं 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और उनकी सलाह से यानी प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद आता है 75(2). 75(2) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी एक होते हैं, मंत्रिपरिषद या मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। 75(2) ऐसा कहा गया कि जब व्यक्तिगत रूप की बात आएगी तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद या मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह भी हमारे संविधान में उल्लिखित है कि 75(3) प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, से ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, पूरी संसद के प्रति नहीं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तो 75(2) आएगा तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, और 75(3) आएगा तो सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह से एक चीज और आती है इसमें, वह है 75(4). इसमें मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 में जो भी जिसको भी अनुसूची 3 में जो है बताया गया कि अनुसूची 3 के तहत ये लोग शपथ ग्रहण लेंगे, मैं आपको अनुसूचियां पढ़ा चुका हूं, उसमें बाकायदा कुछ अधिकारी दिए गए हैं, ये लोग राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करेंगे या राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करेंगे या अपने अपर ऑफिसर्स के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। जिन लोगों को उस क्रम में दिया गया है अनुसूची 3, उनको बाकायदे बताया गया कौन कौन लोग हैं जो शपथ ग्रहण लेंगे और कौन है जो शपथ ग्रहण नहीं लेंगे, उनका नाम भी उसमें नहीं दिया गया। तो ये मंत्री अनुसूची 3 में इन लोगों का बाकायदा नाम दिया गया है कि मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो है सांसद हैं और सारे लोगों, सबका उसमें क्रम दिया गया है। तो अनुसूची 3 के तहत
75 4 के तहत मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक, उन लोगों की ओथ उन लोगों के यानी राष्ट्रपति महोदय के सामने होती 75 4। और 75 5 में कहा जाता है कि यदि कोई मंत्री नियुक्त हो गया हो, वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी सदन का सदस्य न हो, तो भी वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है। देखिए 75 5 में इसका उल्लेख है। किस तरह से? कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, चुनाव ही नहीं लड़ा है, संसद के किसी सदन का सदस्य न हो, या इतना ही नहीं विधानमंडल के भी किसी सदन का सदस्य न हो, तो भी वह 6 माह तक प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्री बना रह सकता है। कितने समय तक? 6 माह तक। इस 6 माह के अंतराल के अंदर ही उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ले लेनी होगी। यदि वह नहीं ले पाया किसी सदन की सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा या राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा या जहां जहां विधान परिषद नहीं केवल विधानसभा का, अगर वह सदस्यता 6 माह के अंदर नहीं ले पाया तो वह मंत्री नहीं रह जाएगा। है ना इंपॉर्टेंट चीज? 75 5 में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो किसी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन यह केवल 6 माह तक ही मंत्री बना रह सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी वह 6 माह तक बना रह सकता है, चाहे किसी सदन का सदस्य हो या ना हो, लेकिन शर्त है 6 माह तक। 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ऐसा बताया जाता है कि अब देखिए, सदन की सदस्यता प्राप्त करने के साथ साथ एक चीज इसमें हम लोग और देख लेते हैं कि ये सदन की सदस्यता के कुछ नियम और भी हैं इसमें, जो यहां पर उल्लेख तो नहीं, लेकिन हम आपको इसे बता दे रहे हैं। देखिए, मैडम जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने इस संविधान के इस कानून का या इस धारा का उन्होंने दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने एक चहेते को मंत्री बनाया, 6 माह का समय गुजरा, उसको त्यागपत्र दिला दिया और फिर उसको बाद 6 माह बाद जो है उसको मंत्री बना दिया। इस प्रकार कई बार वे मंत्री बनाती रही उस व्यक्ति को। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 माह का मतलब बार बार 6 माह नहीं, एक बार 6 माह। यदि एक बार के इस अंतराल में वह किसी सदन का सदस्य नहीं हुआ तो वह मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद खो देगा। यह पद आवर्ती नहीं हो सकता, बार बार नहीं हो सकता, एक बार ऐसा हो सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तब से ये जो है चीजें भी क्लियर हो गई और लोग दुरुपयोग नहीं कर पाए। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो संविधान का उल्लंघन कराते हैं, करते हैं और सत्ता का दुरुपयोग भी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा इसका जो है इसके बारे में ऐसा हुआ भी है, ध्यान रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मैं इसको चर्चा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो ये सदन के किसी भी सदस्य के, सदन के किसी भी, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं थे। है ना आश्चर्य की बात? यहां यही नियम उल्लेख किया गया, जो कहा गया कि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी इस संवैधानिक पद को धारण तो कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे आखिरकार सदस्यता लेनी होगी। इसी नियम का यहाँ उपयोग किया गया। प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, उसके पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 माह के अंदर इन लोगों ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली और इसके बाद ये अपने पद पर कायम रह गए। ये आपके सामने इतनी चीजें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में। आइए हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है। मंत्रियों के बारे में कुछ विशेष चीजें आई। ठीक, अभी प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में भी विशेष चीजें बताई जाएंगी, लेकिन थोड़ा इनके मंत्रियों के बारे में विशेष चीजें जान ले। देखिए, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और सचिव। ठीक, इतने लोग शामिल होते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। कैबिनेट मंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, अपने विभाग का मुखिया होता है। लेकिन राज्य मंत्री जो होता है वह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। हाँ, यदि राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार किसी विभाग का दे दिया जाए तो वह राज्य मंत्री होते हुए भी कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करता है, उसको उस तरह के अधिकार मिल जाते हैं। इसी तरह से देखिए, उप मंत्री की भी चर्चा होती है। उप मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के सहायक भी हैं, उप मंत्री भी, और इसी में शामिल होते हैं सचिव, सेक्रेटरी,
प्रत्येक विभाग के सेक्रेटरी भी एक तरह से सचिव जो है वो मंत्रिमंडल या कहे मंत्रिपरिषद में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। बात रही सेक्रेटरीट की, सचिवालय की, देखिए प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरीट होता है, उनका सचिवालय जो होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। मंत्रिपरिषद में देखिए एक विशेष चीज आ गई यहाँ, प्रथम महिला सदस्य मंत्रिपरिषद में जो शामिल हुई थी वो थी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ये पहली बार एक महिला के तौर पर मंत्रिपरिषद में शामिल हुई थी। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले सबसे पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लोग बाद में जनसंघ के संस्थापक भी हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए, ऐसे तमाम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह लोग जो हुए, ये लोग बड़े मेधावी लीडर होते थे उस समय के। इसमें से मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला जो पहला व्यक्ति हुआ वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए उप प्रधानमंत्री पद जैसा हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इसके बाद भी किसी व्यक्ति के दर्जा को और प्रभावी बनाने, कोई प्रभावशाली लीडर हो मंत्रिमंडल का, उसके दर्जे को और प्रभावी बनाने के लिए उसे उप प्रधानमंत्री कह दिया जाता है। वो शपथ जो है मंत्री के रूप में ही लेता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में ही उसको शपथ दिलाई जाती है। वो उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई शपथ नहीं लेता। उप प्रधानमंत्री वास्तव में एक गैर संवैधानिक पद है और उप प्रधानमंत्री वास्तव में समझिए किसी कैबिनेट मंत्री को और प्रभावी बनाने के लिए उसे यह दर्जा दे दिया जाता है। ऐसा आया है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के न रहने पर उप प्रधानमंत्री उनका काम करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के न रहने बाकायदे फिर से संसद डिजॉल्व की जाएगी, लोकसभा, और नया चुनाव होगा। ये उप प्रधानमंत्री का ऐसा कोई है नहीं, लेकिन उसके ओहदे को बढ़ाने के लिए, उसको और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारे देश में सबसे पहले उप प्रधानमंत्री होते सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री हुए। इसी तरह से बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री होते थे और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री होते थे, फिर चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री होते थे। इतना ही नहीं बल्कि आप यूं कह लें कि मिस्टर एल.के. आडवाणी जो भाजपा के एक सबसे कद्दावर लीडर रहे हैं, भाजपा को 2 सीट से सैकड़ों सीट पर सत्ता दिलाने वाले या यूं कहे प्रभाव दिलाने वाले एल.के. आडवाणी जो भाजपा की इसमें पितृ पुरुष हैं, उस पार्टी के भीष्म पितामह है वो, उन्होंने जो है उप प्रधानमंत्री का पद वाजपेयी जी के कार्यकाल में पाया था 2003 में। इनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि हमारे देश में सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेटेस्ट में एल.के. आडवाणी के बाद कोई अभी उप प्रधानमंत्री पद धारण नहीं किया। इस प्रकार उप प्रधानमंत्री वास्तव में एक कैबिनेट मंत्री ही है, लेकिन यह गैर संवैधानिक पद है और उप प्रधानमंत्री वास्तव में थोड़ा उसे और प्रभाव दे दिया जाता है, ओहदा दे दिया जाता है, कोई उसका विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक, आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय सरकार क्या है, अंतरिम सरकार, अल्पमत सरकार, लैकडम, हंग पार्लियामेंट, ये सब सारी चीजें, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जान ले। राष्ट्रीय सरकार जिसमें सारे दल मिलकर के सरकार का गठन कर ले, राष्ट्रीय सरकार है। किसी को बहुमत ही नहीं मिला, लेकिन सारे लोग अपने मतभेद भूल करके एक हो गए, उन्होंने सरकार का गठन कर लिया, मंत्री बन गए, अवार्ड बवार्ड सब, ये राष्ट्रीय सरकार हो गई। इसी तरह अंतरिम सरकार, देखिए अंतरिम सरकार वास्तव में तब बनी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। कोई देश आजाद हुआ हो और उसको काम करने के लिए एक सरकार बना दी जाए कि आप लोग एक तरह से कार्यकारी ढंग से काम करेंगे, वो अंतरिम सरकार होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे, वो भी कोई सरकार नहीं बनी थी, और अंतरिम सरकार को लॉर्ड माउंटबेटन यानी गवर्नर जनरल महोदय ने बनाया था, है ना। तो वो अंतरिम सरकार होती है, खासकर ऐसे अवसरों पर आती है अंतरिम सरकार जब कोई देश आजाद हो रहा हो और उस जगह के या उस देश के प्रभावी नेताओं को सरकार में दर्जा दे दिया जाता है काम करने के लिए, ये अंतरिम सरकार होती है। देखिए अल्पमत सरकार, पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार बनाई थी, यानी मेजोरिटी किसी को ना मिले, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा दल जो लगभग मेजोरिटी के करीब पहुंचता हो, यद्यपि वो भी पूरी मेजोरिटी नहीं पाया हो। प्रिय छात्रों, मैं आपको बहुमत अभी बता देता हूं। बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। संसद में जितनी सीटें हैं उस सीटों का 50% + 1, यानी उससे कुछ ज्यादा। हम लोग क्या 500 सीटें हैं तो लगभग 250 से ज्यादा सीटें जो पाता है 275 के करीब में, उसकी सरकार बन जाती है। ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो उसी तरह से 50% + 1 ये मेजोरिटी है। अब उससे भी कम कोई सीटें पाए और थोड़ी बहुत कम हो, 2-4 सीटें 6 सीटें कम हो, तो वो अल्पमत की सरकार बोली जाती है, यानी मेजोरिटी उसने भी नहीं पाई लेकिन लोगों से आगे है
और आगे इतना है कि मेजोरिटी से थोड़ा ही जो है दूरी रह गई है, इसलिए उसे अल्पमत सरकार बनाया जाता है। इसी तरह देखिए लेगडम सरकार, हंग पार्लियामेंट। लेगडम सरकार का मतलब होता है कि जिस समय संसद का चुनाव होना हो उससे पहले, यानी चुनाव से पूर्व, निर्वाचन से पूर्व जो सरकार है उसका जो सत्र चलता है वो लेगडम पार्लियामेंट बोला जाता है। चुनाव से पहले ही, यानी जो सरकार अब तक कार्य कर रही थी, रन कर रही थी, उसका अंतिम सत्र जो चला वो लेगडम पार्लियामेंट है। उसके बाद फिर चुनाव होता है, चुनाव के होने के बाद नई सरकार का गठन होता है। भले ये लोग ही फिर से सत्ता में आ जाए या कोई और सत्ता में आए, लेकिन चुनाव से पूर्व जो अंतिम सत्र सरकार का चलता है उसको लेगडम पार्लियामेंट बोलते हैं। और इतना ही नहीं, लेगडम मिनिस्टर भी होते हैं। लेगडम मिनिस्टर मतलब होता है कि वो मिनिस्टर जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, अगली बार जीत कर ही नहीं आए, तो अगली बार जीत कर नहीं आए तो दे आर लेगडम मिनिस्टर हुए। और यहां देखिए हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब भी कुछ इसी तरह से होता है। उसको हंग कर लिया गया, पता चले कि किसी का उसमें विशेष बहुमत ही नहीं है ना। फिर से आखिरकार इनको हटा करके फिर से नया चुनाव कराया जाता है। कुछ समय के लिए इन लोगों को कार्य करने दिया जाता है। ये हंग पार्लियामेंट के लोग हैं। ये आगे आपके सामने ये सारी चीजें हैं। ध्यान रहे कि हम इसमें कुछ चीजें प्रधानमंत्री जी के बारे में, जैसा कि आपको मंत्री इत्यादि जो बताया गया, उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीजें आपको प्रधानमंत्री के बारे में विशेष बता देते हैं। जैसे जान लीजिए, अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वे 4 कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री रहे। सन 1947 से लेकर 1964 तक उनका प्रधानमंत्रित्व कार्य 17 साल का था। और लगातार सबसे अधिक बार उन्होंने लाल किले पर झंडे भी फहराए, 17 बार झंडे भी फहराए। चौथी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह हुआ प्रधानमंत्री के बारे में विशेष। सबसे बड़ा कार्यकाल, पहले प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू हुआ करते थे उनका सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा। सबसे अधिक बार उन्होंने लाल किले पर झंडा भी फहराया। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा लिया गया। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसकी सरकार के विरुद्ध में आया? पंडित नेहरू के। अब कौन ले आया? आचार्य जेबी कृपलानी ले आए थे। ठीक है, हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ये भी देखिए एक विषय है। फिर जान लीजिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद 1964 में उनकी 1966 में जब मृत्यु हो गई तो 64 में उनकी मृत्यु के बाद पहला कार्यकारी या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। उनके बाद जो है गुलजारीलाल नंदा के तुरंत बाद जो है ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। फिर जब उनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में समझौते के दौरान, तो इंदिरा जी की सरकार आने से पहले, इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले फिर जो है ये गुलजारीलाल नंदा ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यहां एक चीज और विशेष ध्यान देना होगा, इंदिरा जी ऐसी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से आई थी, लोकसभा से नहीं। यानी आपके सामने सिद्ध क्या होता है? सिद्ध आपके सामने यह होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों सदन से प्रधानमंत्री या मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 75(5) में तो बताया गया कि किसी सदन के सदस्य ना हो तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एज ए राजीव गांधी, एज ए एच.डी. देवगौड़ा किसी सदन के सदस्य नहीं थे, प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के कार्यकाल के बाद उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया या कहीं से लोकसभा जीतकर आ गए। ये होता है। ठीक, ये पहली बार हुआ था। आगे जान लीजिए, मुरारजी रणछोड़जी भाई देसाई इंदिरा जी के बाद जो प्रधानमंत्री हुए, यह कहा जाता है कि इनसे पहले जो इंदिरा जी की सरकार आई थी वह 1971 की पहली ऐसी सरकार थी जब उसे किसी से सहयोग लेकर सरकार बनाना पड़ा। इंदिरा जी को पहली बार सहयोगी सरकार, मिलीजुली सरकार बनाना पड़ा, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको बाहर से सहयोग दिया था। इंदिरा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वैसे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, जो यहां श्रीलंका में प्रधानमंत्री हुई थी, वो विश्व की, इस धरातल की पहली किसी देश की महिला प्रधानमंत्री हुई थी। इंदिरा जी हम लोगों के देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इंदिरा जी एक बार यहीं रायबरेली से
राजनारायण से चुनाव हार भी गई, राजनारायण से चुनाव हारी। यूं कहा जाता है कि जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ तो इन्होंने त्यागपत्र देने की जगह देश में इमरजेंसी लगा दी। यह इंदिरा जी के लिए कहा जाता है। मुरारजी रणछोड़जी भाई देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। दोनों चीजें जानिएगा, मुरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और जान लीजिए, इनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए। चौधरी चरण सिंह जी के समय की विशेषता यह है कि यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कभी लोकसभा फेस ही नहीं किया। लोकसभा कभी इन्होंने फेस ही नहीं किया, लोकसभा का सामना ही कभी नहीं किया। इसके पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इनको त्यागपत्र देना पड़ा। हाँ, एक चीज जान लीजिए और भी मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति भी मुरारजी रणछोड़जी भाई देसाई। उनके साथ कई विशेषताएं हो गई। पहला कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, दूसरा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री, और चौथा निशाने पाकिस्तान वाला तमगा भी उन्होंने पाया था। निशाने पाकिस्तान नाम का उन्होंने एक अवार्ड भी पाकिस्तान से पाया था। ये सारी विशेषताएं मुरारजी देसाई से जुड़ी हैं। चरण सिंह से तो एक विशेषता जुड़ी है, प्रधानमंत्री होते उन्होंने कभी लोकसभा को फेस नहीं किया, लोकसभा का सामना कभी नहीं किया। आगे जान लीजिए, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हुए और जब वो प्रधानमंत्री बने तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। विशेषता जानते जाइए, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा जीत कर आए, और संसदीय इतिहास का सबसे अधिक प्रचंड बहुमत लेकर आने वाले भी राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के बाद आता है वीपी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद त्यागपत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री वीपी सिंह। इनके बाद आए चंद्रशेखर, बलिया से सांसद हुआ करते थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने कोई भी मंत्रालय स्वीकार नहीं किया था। न तो सदन केंद्र में कोई मंत्री बने, न तो मुख्यमंत्री बने, न राज्यपाल बने, न कोई विधायक बने, कुछ नहीं। सीधे सांसद होते थे और उसके बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर बने थे। चंद्रशेखर सिंह जी के साथ ये जुड़ा हुआ है। अल्पमत की सरकार बनाए थे पीवी नरसिंह राव, और उसके बाद आए एबी वाजपेयी। वाजपेयी जी के बाद देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, इन लोगों का भी छोटा छोटा कार्यकाल रहा। यहां वाजपेयी जी के साथ दो चीज बहुत बड़ी जुड़ी हुई है, और वो है कि सर्वप्रथम जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। एबी वाजपेयी इन्होंने दिया था। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे देश के। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मोदी जी विद्यमान हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में विशेष ये सारी चीजें आपके पास। एक चीज और इसमें जान लीजिए, किसी सदन का सदस्य रहे बगैर कोई मंत्री या कोई व्यक्ति जब मंत्री बन जाता है तो वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। हाँ, उसमें वोट नहीं दे सकता। मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, और किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी प्रत्येक सदन में वो भाग ले सकता है संसद के। हाँ, उसमें वो मत नहीं दे सकता। ये भी एक विशेषता है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के समूह की। तो ये आपके सामने प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद और उनकी विशेषताएं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ विशेष तत्व, ये सारे आपके सामने रहे। नेक्स्ट इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।